बेटा, हम शाम को भी तो घर से निकल सकते थे। बाहर तपतपाती धूप निकली है, हम इस वक्त धूप में कहाँ कहाँ भटकेंगे। माँ जी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ना तो घर की कोई दूसरी व्यवस्था हो सकी है और ना ही हम कर्ज चुका सके। अब तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर पूरा परिवार अपना सारा सामान पोटली और बैग में बांध लेते हैं और घर खाली करके धूप में इधर उधर भटकने लगते हैं। पापा, कितनी खुजली हो रही, कितनी तेज धूप है, प्यास के मारे गला सूख रहा है। सुनिए जी, प्यास तो मुझे भी बहुत लग रही है और हम जो अपने साथ पानी लेकर आए थे वो भी खत्म हो गया है। कुछ देर कहीं बैठकर आराम कर लेते हैं, वैसे भी सूरज ढलने को है। यहाँ तो खाली दूर दूर तक रोड नजर आ रही है, कहीं छांव नजर नहीं आ रही। अच्छा, एक काम करते हैं, हम अपने खेत पर चलते हैं। यहाँ पर भी कोई पानी दे या न दे, नदी से ही पानी भर लेंगे। इतना बोलकर तेज धूप में गर्मी में पसीने से परेशान पूरा परिवार खेत पर जाता है। खेत में उनका सिर्फ एक आम का पेड़ था जिस पर कभी भी फल नहीं आए। अब पूरा परिवार उस पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाता है। यहाँ थोड़ी हवा लग रही है, आप सब यहीं बैठो, मैं नदी से पानी भर कर लेकर आता हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं भाभी, आप गर्भवती हैं, आप आराम कर लीजिए, मैं भैया के साथ चली जाती हूँ। काजल अपने भाई के साथ नदी पर पानी लेने जाती है। कुछ देर में वो पानी लेकर आती है और पूरा परिवार गमछे से अपना पसीना साफ करता है और पानी पीकर पेड़ के नीचे ही थोड़ा सा आराम करते हैं, क्योंकि अब सूरज ढल चुका था, जिस वजह से गर्मी भी कम हो गई थी और थोड़ी थोड़ी हवा चलने लगी थी। माँ, मुझे नींद आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरी गोद में सो जाओ। भाभी, अब हमारे सर पर छत तो नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि यहीं पर मिट्टी का चूल्हा बनाकर थोड़ा खाना बना लूं। रात होने वाली है। बहू, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरी ही वजह से हम बेघर हो गए और आज इतनी गर्मी में एक पेड़ के नीचे रात गुजार रहे हैं। ऐसा मत बोलिए माँ जी, आपने कुछ नहीं किया, हमारे हालात ही कुछ ऐसे थे। इतना बोलकर निशा अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। देखिए ना रवि जी, ये पंखा भी अब सही से हवा नहीं दे रहा। गर्मी बढ़ती ही जा रही है। पंखे में बैठने के बाद भी सर से पांव तक पसीना चू रहा है। अरे निशा, फिक्र मत करो, तुम्हारे पति की सैलरी बढ़ चुकी है। इस बार जैसे ही सैलरी आएगी, सबसे पहले घर में एक कूलर लेकर आऊंगा। फिर हमारा पूरा परिवार मस्त कूलर की ठंडी ठंडी हवा में सोएंगे। रवि की बातें सुनकर निशा और उसके पूरे परिवार की टेंशन खत्म हो जाती है। समय गुजरता है और एक दिन अचानक से आशा के पेट में दर्द उखड़ता है। काजल, जल्दी से माँ जी के कमरे में आओ। देखो, माँ जी दर्द से छटपटा रही हैं। बहू, लगता है इस गर्मी में मैं पेट दर्द से मर जाऊंगी। ऐसा मत बोलो माँ, मैं भी भैया को फोन करती हूँ, हम तुम्हें अस्पताल लेकर जाएंगे। काजल जल्दी से रवि को फोन करती है और जैसे ही रवि पैसे लेकर घर आता है, वो देखता है कि उसकी माँ जमीन पर बेहोश पड़ी है। अब बिना देरी करे रवि अपनी माँ को अस्पताल ले जाता है, जहाँ चेकअप करने पर रवि को पता चलता है कि उसकी माँ की एक किडनी फेल हो चुकी है और तुरंत ऑपरेशन होना है। माँ के ऑपरेशन में डॉक्टर ने पूरे 6 लाख मांगे हैं। कहां से लाऊं इतनी बड़ी रकम? रवि, आप बता रहे थे आपने अपने एक दोस्त को कुछ पैसे दिए थे, आप उनसे मांग लीजिए, बाकी मैं अपने जेवर बेच दूंगी। निशा के कहने पर रवि अपने दोस्त को फोन करता है, पर उसका दोस्त फोन नहीं उठाता, जिसके बाद में अपने दोस्त के घर जाता है और देखता है कि उसके घर पर ताला लगा है। अब सभी के पास बहुत कम समय बचा था और उसके हाथ में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो बिना किसी से सलाह मशवरा करे अपना घर बेच देता है। शुक्रिया भाई साहब, पर 1 महीने में मैं आपको आपके 6 लाख दे दूंगा और अपना घर भी छुड़वा लूंगा। और अगर मैं 1 महीने में आपको आपके पैसे नहीं दे सका तो बिना बोले खुद ही घर खाली कर दूंगा। हाँ ठीक है, अब जाओ यहाँ से। रवि गांव के अमीर साहूकार के कर्ज लेकर अपनी माँ का इलाज करवाता है और घर जाने के बाद अपनी माँ का अच्छे से देखभाल करता है। साथ ही वो पैसों के जुगाड़ में भी इधर उधर भाग दौड़ करता है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और वो पैसों का जुगाड़ नहीं कर पाता, जिसके बाद वो अपने घर वालों को सच्चाई बताता है और पूरा परिवार रवि का साथ देते हुए घर खाली कर देता है। माँ, मुझे बहुत मच्छर काट रहे हैं। आखिर हम कब तक पेड़ के नीचे ही सोएंगे? क्या हम पेड़ पर ही अपना घर नहीं बना सकते? हाँ बेटा, हम कल ही कुछ करते हैं, अभी तुम सो जाओ, मैं तुम्हें गमछे से हवा कर देती हूँ, फिर तुम्हें ना गर्मी लगेगी और ना ही मच्छर काटेगा। इतना बोलकर निशा अपने बेटे को सुला देती है और खुद भी सो जाती है। और सुबह होते ही रवि काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है, तो वहीं पूरा परिवार अब भी उसी पेड़ के नीचे अपने दिन काट रहा होता है। गर्मी तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, कैसे बचे इस गर्मी से? हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है। काजल, चिंता मत करो, रवि जी गए हैं काम की तलाश में।
मैं बीमार क्या पड़ी, हमसे हमारा घर छिन गया और मेरे बेटे की अच्छी खासी नौकरी भी चली गई। पूरा परिवार अब रवि के घर आने का इंतजार करता है और रवि अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेकर आता है और अपने घर वालों से कहता है, माँ मुझे नौकरी तो मिल गई कारपेंटर के पास, पर कहीं किराए पर घर नहीं मिला, सब एडवांस मांग रहे हैं। और रात में राजू ने एक बात कही थी, इसलिए मैंने सोच लिया है कि हम पेड़ पर ही अपना अब घर बनाकर रहेंगे। वैसे भी हमारे ये आम का पेड़ फल नहीं देता, कम से कम हमें घर बनाने के लिए लकड़ियां तो दे ही सकता है। पर इतनी गर्मी में तेज धूप में इस पेड़ से ही तो हमें छांव मिल रही है। घर बनाने में तो कम से कम हफ्ता भर लग जाएगा। हम एक हफ्ते कैसे दिन काटेंगे? भाभी अगर सर पर छत चाहिए तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। भैया मैं आपके साथ हूँ। इस तरह एक बार फिर पूरा परिवार रवि का साथ देता है। जहां एक तरफ पूरा परिवार तपती धूप में चादर बिछाकर बैठा होता है, तो वहीं काजल और रवि मिलकर लकड़ियां काट रहे होते हैं। और बीच बीच में निशा कभी अपने पति को पानी देती तो कभी धूप में ही बैठकर खाना बनाती और अपने हाथों से सबको खिलाती। देखते ही देखते 10 दिन बीत जाते हैं और रवि इन कुछ ही दिनों में अपना एक छोटा सा पेड़ घर तैयार करता है, जिसकी सीढ़ियां बाहर से जा रही होती हैं। मैंने पेड़ के ऊपर घर बनाया है, चढ़ने में दिक्कत न हो इसलिए बाहर से सीढ़ियां निकाली हैं। चलो अब घर में चलते हैं। पापा ये घर तो बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। माँ चलो ना जल्दी से अंदर चलते हैं, मैं धूप में काला हो गया हूँ, देखो कितना पसीना आ रहा है और अब तो चक्कर भी आ रही है। हाँ हाँ बेटा चलते हैं। इस तरह पूरा परिवार एक एक करके सीढ़ियां चढ़ता है और अपने पेड़ घर के अंदर जाता है। अंदर जाते ही उन्हें काफी ज्यादा गर्मी महसूस होती है। भैया ये घर अंदर से कितना गर्म है और हम कैसे सारी रात गुजारेंगे? लकड़ियां भी गर्म हो चुकी हैं, यहाँ पर तो बैठना भी मुश्किल है। रवि जी मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अपने इस पेड़ घर के बाहरी हिस्से को मिट्टी से लीप दें और उन पर घास चिपका दें। जब तक घास गीली रहेगी तब तक हमारा घर भी ठंडा रहेगा। इस तरह से हमें बिजली पंखे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा घर भी ठंडा रहेगा। निशा के कहने पर अब रवि अपनी बहन के साथ बिल्कुल ऐसा ही करता है और सुबह से शाम तक दोनों भाई बहन घर के बाहरी हिस्से पर मिट्टी लीपते हैं और उस घर पर घास चिपका देते हैं। क्योंकि घास और मिट्टी गीली रहती है इसलिए अंदर भी उन्हें ठंडक महसूस होती है। अरे अब लग रहा है कि हम घर आए हैं। कितनी ठंडक है यहाँ। बहू रात हो चुकी है, बिस्तर लगा दे। हाँ माँ जी, पर उससे पहले खाना तो खा लीजिए, मैंने खाना तैयार कर दिया है। इतना बोलकर पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है और कुछ ही देर में रवि छत की छोटी सी विंडो खोल देता है, जिस वजह से ठंडी हवा सीधी घर में आ रही होती है। अब पूरा परिवार अपने पेड़ घर में गुजारता है और सुबह होने तक उन्हें ठंड लगने लगती है, जिस वजह से पतली चादर वो लोग ओढ़ लेते हैं और सुबह होते ही आज तो मजा आ गया। सोने में लग ही नहीं रहा कि गर्मी का भी मौसम है। कुछ दिन पहले हम गर्मी से कैसे तप रहे थे। पापा मुझे तो अपना पेड़ घर बहुत पसंद आया, अब तो मैं हमेशा यहीं रहूंगा। हाँ बेटा क्यों नहीं, अब हम अपने इसी पेड़ घर में रहेंगे। अच्छा मैंने कुछ दिन की छुट्टी मांगी थी, नई जॉब है, अगर आज भी नहीं गया तो ये नौकरी भी चली जाएगी। पेट का गुजारा करने के लिए नौकरी भी जरूरी है। अब आप लोगों को बाहर धूप में तपने की जरूरत नहीं लगे कि घर गर्म हो रहा है तो बाहर की घास गीली कर देना। इतना बोलकर रवि तो काम पर चला जाता है, पर निशा अपनी नंद और सास के साथ मिलकर बचे पत्तों से घर को सजाती हैं और घर में अपने हाथों से रात के लिए लालटेन तैयार करती हैं। और रात को जब रवि घर आता है तो वो देखता है कि उसका घर फूल और पत्तों से सजा हुआ है। ये देख रवि को बहुत अच्छा लगता है और अब निशा अपने गरीब ससुराल के साथ अपने पेड़ घर में एक खुशहाल जीवन जीती है। अरे कहाँ इतनी जल्दी में भागी जा रही है? इतनी मेहनत से तेरे लिए घर का फ्रेश खाना बनाया है, ये लंच बॉक्स को लेकर जा अपना। अरे माँ बस करिए, मैंने थोड़ी ना कहा था आपसे कि आप मेरे लिए ये घर का खाना बनाइए। आपको पता तो है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ बाहर का खाना पसंद है, इसीलिए आप ये अपने घर का बनाया हुआ खाना घर में ही रखिए। मैं जा रही हूँ, बाहर कुछ खा लूंगी। सुहानी के जाने के बाद हे भगवान क्या करूं मैं इस लड़की का, इतनी ज्यादा जुबान की चटोरी है मैं बता नहीं सकती। दिन भर बस इसे बाहर का खाना खिला दो। जब ससुराल जाकर घर में तीनों टाइम घर का खाना बनाना और खाना पड़ेगा ना, तब अकल ठिकाने आएगी। अब कुछ साल बाद सुहानी की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो जाती है, जिसके बाद विवेका अपनी बेटी सुहानी की शादी करवा देती है। आओ बहू घर के अंदर आओ, इसे अपना घर ही समझो। माँ जी को कैसे बताऊं कि मेरा असली घर तो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट और ढाबे हैं। मुझे सारा दिन बाहर रहना और बाहर का खाना बहुत पसंद है। देवरानी जी कहाँ खो गई, अंदर आइए ना। अगले दिन सुबह सुहानी अपनी पहली रसोई की रस्म करने रसोई में पहुंचती है। अरे भाई अब क्या करूं, अब तो मेरी शादी हो गई, अब तो मुझे खाना बनाना ही पड़ेगा।
लेकिन मुझे तो कुछ खाना बनाना ही नहीं आता। आज तक घर का खाना खाया भी नहीं तो बनाना कहाँ से आएगा मुझे। क्या करूं? आइडिया, अभी सब लोग घर के दूसरे कामों में बिजी हैं। एक काम करती हूँ, ऑनलाइन बाहर से मंगा लेती हूँ। अब सुहानी पीछे के रास्ते से जाकर बाहर का खाना डिलीवरी बॉय के हाथ से ले लेती है और कुछ देर में डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अली तत्ती, आपने तो बहुत टेस्टी खाना बनाया। इतना लाला दीदी बहुत खाना खा रही है। सुहानी, खाना तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। मैं तो सोच रहा हूँ घर पर अपने ऑफिस के कुछ फ्रेंड्स बुला लूं। इसी बहाने शादी की पार्टी जो उन्होंने मिस किया था वो भी कवर हो जाएगी। ओ बेटी, ये तो दोस्तों को बुलाने की बात कर रही है। 4 जनों का खाना तो मैंने बाहर से मंगा लिया, पर इतने सारे जनों का खाना कैसे बनाऊंगी? ठीक है, बुला लीजिए उन्हें भी लंच पर। वैसे देवरानी जी, कल तो मैं बाहर जा रही हूँ, तो आप अकेले घर संभाल लेंगी ना? अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये बाहर जा रही है। ठीक है, आप जाइए, मैं संभाल लूंगी सब। अब अगले दिन दोपहर में दिनेश के 4 से 5 दोस्त घर आते हैं। अरे भाई दिनेश, भाभी जी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रही। अब मिलवा भी दे भाभी जी से। कहाँ है भाभी जी? अरे अरे ठंड रखो, आ रही हैं। तुम लोगों के लिए खाना पीना बना रही हैं। वहीं दूसरी तरफ डिलीवरी बॉय से खाना लेती हुई सुहानी। ये लीजिए मैडम, आपका गरमा गरम खाना आपके दरवाजे पर हाजिर है। हाँ हाँ, जल्दी इधर तो खाना, और ये पकड़ो अपने पैसे। सभी लोग खाने को खाकर कहते हैं, वाह भाभी, ओह मजा आ गया आपके हाथ का खाना खाकर। भाभी, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। भाभी जी, ये दाल मखनी और ये फुल्का और ये फ्राइड राइस थोड़ा और दीजिए ना, खत्म हो गया है। हाँ हाँ, लीजिए ना। अब दिनेश और दिनेश के सारे दोस्त सुहानी का मंगाया हुआ बाहर का खाना पल भर में सारा चट कर जाते हैं और कुछ देर बाद वहाँ से चले जाते हैं। खाना खाकर तो पेट बहुत ज्यादा फुल हो गया। मैं जा रहा हूँ कमरे में थोड़ा आराम करने। यहाँ मेरी भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं। मेरा मंगाया हुआ बाहर का खाना सारा चट कर गई, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब मैं क्या खाऊं? सुहानी बड़बड़ा रही होती है। तभी बाहर से कुसुम घर के अंदर आती है। अरे जिठानी जी, आ गई आप? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। वो मैं जरा बाहर जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। अरे पर इस समय दोपहर में कहाँ जा रही है? वो माँ जी, जरा मेरे फोन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो वही दिखाने जा रही हूँ। अब झूठ बोलकर फटाफट सुहानी घर से निकल जाती है और एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना ऑर्डर करती है। वेटर, कम हियर। यस मैम, व्हाट डू यू लाइक टू ईट मैम? 1 बटर चिकन, दाल मखनी, रोटी और पुलाव। ओके मैम। अब सुहानी फटाफट अपना मनपसंद बाहर का खाना खाती है और कुछ देर बाद घर लौटती है। चाची चाची, आप कहाँ गई थी? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। चलिए ना मेरे साथ खेलिए। नहीं चाची नहीं, खेलने जाएगी। चलो देवरानी जी, मैंने खाना लगा दिया है, खाना खा लो आप। बाहर से आकर थक गई होंगी ना। हाँ बहू, चल, हम लोग तेरा ही इंतजार कर रहे थे। आजा, साथ में खाना खा लेते हैं। अब जेठानी सबका खाना लगाती है और सभी लोग खाने को खा रहे होते हैं। वहीं सुहानी मुंह लटका कर बैठी होती है। अरे क्या हो गया सुहानी? बहू, खाना क्यों नहीं खा रही हो? माँ जी, आप लोग खाना खाइए, मैं आराम करने जा रही हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, बॉडी पेन हो रहा है। अब बाहर से खाना खाकर आई हुई सुहानी बीमारी का नाटक कर अपने कमरे में आराम से सो जाती है। अब सुहानी अपने ससुराल में भी बाहर का खाना खाने से बाज नहीं आ रही थी। तभी एक दिन बच्चों को साथ लेकर सुहानी बाहर निकलती है। जेठानी जी, मैं बच्चों को बाहर घुमाने के लिए लेकर जा रही हूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं देवरानी जी, ले जाइए, कोई बात नहीं, थोड़ा बाहर घूम लेंगे। अब सुहानी बच्चों के साथ मैकडॉनल्ड जाती है। भैया, चिकन बर्गर, फुल चीज पिज्जा इस टेबल पर लगवा दीजिए। जी मैडम। अब सुहानी अपने साथ साथ बच्चों को भी बाहर का फास्ट फूड भर भर कर खिला देती है और कुछ देर बाद वो सभी बाहर आते हैं। सुनो आंशा भी हो, घर पर मत कहना कि हमने बाहर फास्ट फूड खाया है, बोला कि पार्क और झूला झूलने गए थे। अति ताती, हम तिथि तो नहीं देंगे। अब रात में सुहानी और कुसुम मिलकर रात का खाना बना रहे होते हैं। वैसे देवरानी जी, आपको हरी सब्जियां पसंद तो है ना? क्योंकि आप जब से आई हैं मैंने आपको ठीक से कभी खाना खाते हुए नहीं देखा। अरे हाँ जेठानी जी, मुझे बहुत पसंद है और खाती तो हूँ खाना। मैं थोड़ा ही खाना खाती हूँ, ज्यादा मुझसे खाया नहीं जाता ना।
तभी सभी लोग डाइनिंग टेबल पर रात के खाने में दाल चावल आलू मेथी की सब्जी रोटी खा रहे होते हैं। वहीं सुहानी घर के खाने को मर मर के खा रही होती है। क्या हुआ सुहानी, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? इतनी मेहनत से तुमने ये खाना बनाया है और तुम खा ही नहीं रही हो। नहीं ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा ही खाती हूँ और अब तो मेरा पेट भी बहुत फुल हो गया है। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने। अब सुहानी खाने के टेबल से उठकर अपने बेडरूम में जाती है और आराम करने लगती है। कुछ देर बाद जब पूरा परिवार सो जाता है तब सुहानी ऑनलाइन बाहर से खाना मंगाती है और चुपचाप दबी पांव जाकर खाना डिलीवरी बॉय के हाथ से ले लेती है और छत पर जाकर खाने को खाकर नीचे आती है। अरे देवरानी जी, आप इस वक्त छत पर, और ये आपके मुंह पर खाना लगा हुआ है। आप छत पर खाना खा रही थी क्या? अरे क्या जेठानी जी, आप भी कुछ भी बोलती हैं। मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही थी तो मैं छत पर थोड़ा टहल रही थी। अब इतना कहकर सुहानी वहां से चली जाती है, लेकिन सुहानी की ये बात कुसुम को खटक जाती है और वो फौरन छत पर जाकर देखती है, जहां उसे पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक के बॉक्स दिखते हैं। अच्छा, तो हमारी देवरानी जी को बाहर का खाना पसंद है, इसीलिए घर में खाने को नाक मारती हैं। अगले दिन सुबह दोनों देवरानी जेठानी रसोई में होती हैं। सुहानी, मैं क्या सोच रही थी कि आज सबके लिए बाहर का खाना मंगा लेते हैं। मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। क्या कहा जेठानी जी? बाहर का खाना? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मंगाइए ना, मजा आ जाएगा। वैसे भी बहुत दिन हो गए बाहर का खाना खाए। बहुत दिन कहाँ हुए देवरानी जी, आप तो रोज बाहर का ही खाना खाती हैं। कल रात भी आप छत पर बैठकर बाहर का ही खाना खा रही थी, और उस दिन जब दिनेश के गेस्ट आए थे तब भी आपने बाहर का खाना मंगाया था। और बाहर किसी काम से जा रही हूँ ये बोलकर भी आप सिर्फ बाहर का खाना ही खाने जाती हैं। आपको सब कुछ पता चल गया जेठानी जी। सॉरी, अब नहीं खाऊंगी कभी भी बाहर का खाना। आप ये बात किसी से मत कहिएगा। सुहानी उस टाइम एक जबरदस्त एक्टिंग करती है ताकि उसकी जेठानी ये बात किसी से ना कहे। मुझे नहीं खाना ये घर का खाना। मम्मी, मेरे लिए बाहर का खाना मंगाओ, अभी के अभी। जेठानी जी, बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं, मंगवा दीजिए ना। अच्छा नहीं लगता, बच्चे हैं। अब बच्चों की आड़ में सुहानी बाहर का खाना मंगवाती है और उनके साथ बैठकर वो भी बाहर का खाना खाती है, और बच्ची भी। रोज रोज ऐसा ही हो रहा था। तभी एक दिन दिनेश सबको बाहर का खाना खाता देखकर कहता है, ये क्या सुहानी, बच्चों के साथ तुम भी बच्ची बनती जा रही हो। तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए इस तरह से बाहर के खाना खाने से। मैं तो रोक ही रही थी, लेकिन बच्चे हैं ना, अब इनको ज्यादा डांट भी तो नहीं सकते। अब सुहानी अपने साथ साथ बच्चों को भी बाहर का खाना खाने की आदत लगवा देती है। तभी एक दिन पीहू और अंश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उनको बार बार उल्टियां आनी शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद सभी लोग घबराकर उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। बाहर का खाना खाने की वजह से दोनों ही बच्चों के लिवर में सूजन आ गई है। अब कुछ समय आप इन्हें बॉयल खाना दीजिएगा। अपनी पोता पोती की तबीयत खराब होता देख संध्या गुस्से से कहती है, ये सब उस सुहानी की वजह से हुआ है। सुहानी ने अपने बाहर के खाने के चक्कर में बच्चों का इस्तेमाल किया और उन्हें भी जानबूझकर बाहर के खाना खाने की आदत लगवाई, जिस वजह से आज बच्चों की ये हालत है। माँ जी, जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है कि बच्चों की हालत इतनी बिगड़ गई, लेकिन मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं खुद घर पर खाना बनाऊंगी और सबके साथ घर का ही खाना खाऊंगी।